पहले तो मैं आपका और आपके जो सहयोगी है उनका आभार करना चाहूँगी बिकॉज नवोदय है या फिर आईआईटी है आईआईएम है तो ये जो इंस्टीट्यूट है वो हमेशा मुझे अट्रैक्ट करके आए हैं और हमेशा सपना रहा था पढ़ने के लिए पता नहीं लेकिन कैंपस देखूंगी जो वहाँ के स्टूडेंट्स है वहाँ के लोग हैं उनके साथ बैठूंगी उनके साथ चर्चा करूंगी इससे मतलब मुझे ऐसा लगता है जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं बात करते हैं तो हमें भी अलग इंस्पिरेशन अलग कुछ मतलब सीखने के लिए मिल सकता है तो पहले तो उसके लिए आपका आभार करना चाहूँगी और आप सबका मतलब आप सबको देख के मुझे भी मेरे स्कूल की याद आई इसलिए आपका भी आभार एंड आपको मतलब जो मेरी छोटी छोटी जो गुलाब की कलियां है उनको मेरा नमस्कार। तो जब मैं 5वीं में थी 5वीं कक्षा में तभी मैं साइकिल पे दूध डालने के लिए जाती थी मतलब समय के कंडीशन से तो दूध का रहता था मुझे भी अच्छा लगता था अरे साइकिल पर दूध डालने के लिए जाना तो मुझे जितना ज्यादा काम करने के लिए मिलता था उसमें मैं काम करती थी। एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपके परिवार में कौन कौन है जरा बताएंगे और आप कहाँ से थोड़ा सा हमें सिचुएशन का पता करें। मैं श्रद्धा चैतन्य ढोलरे अहिल्या नगर से आई हूँ मतलब जो पुराना अहमदनगर है वहाँ से आई हूँ मैंने एमएससी फिजिक्स में कंप्लीट किया है तो मेरे फैमिली में मेरी शादी भी हुई है और तो मायका और ससुराल दोनों के मतलब मेरे मम्मी पापा है मेरे भाई बहन मेरे यहाँ सास ससुर है मेरे देवर मेरे हस्बैंड तो ऐसे मिला के हमारी फैमिली 10वीं तक मैंने इतना ज्यादा सीखा था पापा से पापा आगे बैठाते थे मुझे भैंस के आगे उसको मतलब जो क्या बोलते हैं उसको साथ खड़े रखना है तो उसके आगे बैठाओ उसका जो हॉर्न है उसको खुजाओ एक काम मुझे मिलता था जब मैं 11वीं में थी तो एक जो हमारे पड़ोसी थे उन्होंने 7 बजे थी गुजरात से तो अट्रैक्शन था गुजरात से भी सिलाई तो देखने के लिए जा रहा था पापा और मैं उस टाइम बजाज की डिस्कवर गाड़ी थी तो मैंने 9वीं में ही मेरे वो बाइक चलाना सीखा था एज पापा का जो व्यू है मतलब किसी को देखना मतलब आपने जैसे हमें चूज किया यहाँ आने के लिए या फिर मतलब जैसे एक व्यू होता है कि अरे ये हाँ बहुत अच्छा है जो मतलब जो क्राइटेरिया हमें बेस में देखने चाहिए वो सब थे उसमें जैसे हॉर्न्स हो सकते हैं उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर हो सकता है बॉडी का उसके जो आंचल है मतलब जहाँ से दूध निकलता है वो उसका स्ट्रक्चर है या फिर उसकी स्किन है उसके नाक पर जो ड्रॉपलेट्स है वो हेल्दी है अनहेल्दी उसका गोबर है ये बहुत सारी चीजें देखी जाती है तो उस टाइम भी उसका जो बॉडी स्कोर है जो बीसीएस है वो कैसा है ये सब देख के फिर पता चला कि अरे ये परफेक्ट है हम ये खरीद सकते तो उनका व्यू आना वो तो बहुत ही बड़ी बात थी मेरे लिए। तो आप एक मतलब पाठशाला में जाने वाली व्यक्ति थी तो ये भैंसों के मतलब व्यापार में एक प्रोफेशन में आप कैसे गई इसके बारे में बताइए। 10वीं में जो ये कि गर्मी की छुट्टियां थी और बहुत ज्यादा टाइम जाता है छुट्टियों में वैसे भी अगर 2 महीने की हो तो हमें लगता है कब स्कूलिंग शुरू होगी हमारी तो क्या करें दिन भर टीवी देखो कुछ भी मत करो ऐसा लगता था मतलब मुझे आज भी मेरा इतना अच्छा लगता है अरे इतने कम उम्र में मैं ये भी सोच पाई उससे 11वीं में आते आते बहुत सारी जिम्मेदारियां भी आई थी बिकॉज घर में मैं सबसे बड़ी हूँ मेरा भाई सबसे छोटा है तो जिम्मेदारियां मुझ पर भी आने वाली थी बिकॉज वो मुझसे 5 साल छोटा है और मेरे पापा भी थे वो भी हमें थोड़ी बार मदद करते थे माँ ये सब चीजें होती रहती थी तो आस्ते आस्ते बफेलो ट्रेडिंग में तो उसके बारे में कुछ बताइए। मतलब एक है स्टोरी मैं हमारे ही नजदीकी गांव में गई थी भैंस खरीदने के लिए मेरा मतलब शुरुआत थी मैंने कहा अगर मैंने उनको बहुत ज्यादा कीमत दे दी तो बिकॉज जो व्यापार होता है भैंसों का और जो लोग होते हैं उनके साथ डील करना मतलब बहुत ही हार्ड काम होता है तो कितना ज्यादा दोगी 25,000 दोगी 10,000 दोगी 5,000
नो प्रॉब्लम। मैं गई वहाँ कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट। गई वहाँ, भैंसे देखी, पहले बेचती थी, तो मैंने उन्होंने मुझे अराउंड 1,70,000 रुपये कीमत बताई। मैंने उनको 1,00,000 रुपये कीमत बताई दोनों भैंसों की। ऐसे करते करते मैंने वो नीचे आए और मैं 1,25,000 को हमने वो डील क्लोज कर दी। ये हमारा 2 दिन चला। यस, पापा ने कहा आपने तो मतलब पहले तो मुझे बोलती थी मैं ज्यादा पैसे दूंगी तो क्या, आपने तो परफेक्ट नंबर उनको दिया है, तो उनका भी एक ट्रस्ट लेवल बढ़ गया। कभी भी काम बताना हो तो पहला प्रायोरिटी मुझे रहता था, बिकॉज उनको पता है जो भी होगा वो परफेक्ट ही होगा। काम में परफेक्शन इसलिए आया था। मैं उसका भी एक किस्सा है। जब मैं शुरुआती दिनों में ये जो काम है वो कर रही थी, तो पापा ऐसे ही बैठे थे, एक मामा आए थे, वो उनसे बात कर रहे थे और भैंस का गोबर गिरा था। पापा ने कहा सोना, मतलब मुझे कहते कि वो गोबर खींचो। मैंने फावड़ा लिया, गोबर खींचा। उन्होंने कहा ऐसा गोबर खींचते क्या? मुझे लगा अरे गोबर खींचने में क्या है, खींचा उसमें क्या। लेकिन वो मामा थे ना, उनका एक सेंटेंस था कि कोई भी काम हो उसके लिए एक्सपीरियंस जरूरी है। उस टाइम के बाद इतना परफेक्शन आया काम में कि अरे जो भी करना है परफेक्ट करना है। तब आज भी मैं मेरे वर्कर्स को सिखाती है अरे गोबर ऐसे खींचना है। आज भी उसी पर काम कर रही हूँ कि जो छोटे छोटे बच्चे ये दूध पीते हैं उनको, मतलब जो अच्छा वाला दूध है जिसमें कुछ एडिटिव्स नहीं है, ओरिजिनल हमका, वो पहुंचाने का मैं आज भी प्रयास कर रही हूँ। तो क्लैरिटी आने की वजह से मुझे काम करने में और आसानी हो गई। अभी तक आपका जो प्रवास है बहुत मेहनत करने का काम है, फिजिकल लेबर। ट्रेडिशनली देखा जाए तो ये लड़के सब काम करते हैं। आपने कैसे इस काम में आप सीखे गए? क्योंकि ये तो ट्रेडिशनली लड़कियां ये सब काम नहीं करती, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे? मुझे पर्सनली लगता है ये मेरा स्वभाव है जो मुझे पापा से आया। बिकॉज मैं जब बचपन में मैं रेसलिंग करती थी, तो ये स्वभाव है कि सॉफ्ट जोन में रहना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए सॉफ्ट जोन में रहना ही नहीं है। तो वो स्वभाव की वजह से मैं ये सब चीजें कर पाई। और मेरे पापा मुझे हमेशा बुलाते थे कि अरे ये मेरा शेर है। तो हाँ, मतलब आज भी, मतलब जो पूरा गाँव है हमारा वो कहता था अरे ये लड़का होना चाहिए था, एटलीस्ट पापा के पास होता। तो जो लेबर जो आप कह रहे हैं, मतलब जब 11 में थी मुझे 7:45 पौने 8 बजे कॉलेज रहता था। पहले उठो, भैंसों का चारा पानी करो, उनके पीछे क्लीनिंग, नीचे की क्लीनिंग कर दो, गोबर डाल दो, मतलब सब थे हेल्प के लिए, लेकिन ये सब काम करना ही पड़ता था। फिर भैंसों का दूध निकालना, दूध निकालने के बाद खुद का मतलब खुद तैयार होना, फिर एक कैरेज रहता था। जब थोड़ा दूध था किडनी में लेके जाती थी, लेकिन जब दूध बढ़ा तो पापा ने मुझे एक कैरेज लेके दिया। तो उसमें एक साइड को 40 लीटर का कैन, दूसरी साइड को 40 लीटर का कैन, तो वहाँ दूध देती थी। फिर जब गांव में आती थी वो खाली हुआ कैन कैरेज गांव में रखती थी, फिर कॉलेज जाती थी। कॉलेज के आने के बाद, कॉलेज हो या प्रैक्टिकल होने के बाद, सब कैन कैरेज लो, घर पे जाओ। फिर मतलब जो 3:30 बजे 4 बजे जो काम शुरू होता था, फिर दोपहर को उसी टाइम काम शुरू होता था। तो फिर वो काम करो, रात को फिर दूध देने के लिए जाओ। तो ऐसा मतलब शेड्यूल रहता था। तो उसमें मतलब आज तक इतना ज्यादा दूध मैंने तो नहीं देखा मेरे गांव में किसी को मेरी भी डेयरी पर डाला हो। उसके बाद फिर और दूध बढ़ा, 2 व्हीलर पर नहीं ले जा सकती थी, फिर सेकंड हैंड पिकअप ले लिया, पिकअप चलाना शुरू कर दिया। फिर पिकअप से दूध डालना, चारा लेकर आना, या फिर कॉन्सेंट्रेट जो होते हैं पशु खाद्य वो लेके आना, ये सब काम शुरू कर दिए। तो ऐसे मतलब जो लेबर वर्क थे वो भी किए। लेकिन मुझे क्या लगता है कभी कभी कि अरे इच्छा होनी चाहिए काम करने की। कभी कोई बीमार हो गया, किसी भैंस का बच्चा या फिर भैंस, तो बहुत बुरा लगता है कि अरे इसको कुछ हो गया तो यार।
मेरी माँ से आया है शायद वो मुझे कि अरे उनकी अच्छे से देखभाल होनी चाहिए, उनको प्रॉपर टाइमिंग पे ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। तो इसलिए मेरा जो छोटा भाई है उसको ही हमने वेटरनरी डॉक्टर बना दिया है। तो एनी टाइम वो रेडी रहता है कि अरे, तो उनसे भी बहुत बस अच्छा कनेक्शन है कुछ में से ऐसे ही जो हमेशा रहती है हमारे पास। तो वो कनेक्शन हो जाता है, फिर काम करने में और मजा आता है कि अरे हमारा है। मेरी माँ मतलब बहुत ही इमोशनल है। वो उसका मतलब मेरी माँ का जो व्यू है ना किसी काम को लेकर, वो बहुत डेडिकेशन है। मेरी माँ ने जब बचपन में मैं उसके पीछे पीछे जाती थी, जो गन्ने की बड़ी बड़ी मूलियाँ होती है वो सर पे उठा के पूरा बरसात वगैरह रहती थी उसमें। मतलब आप इसके बारे में इतना ज्यादा मत पूछे, मुझे रो पड़ रही थी। मेरी माँ से भी बहुत सारी चीजें सीखी है मैंने, मेरे भाई से भी सीखी है, फिर भी छोटा है, मेरी बहन से भी सीखी है, मेरे पापा से, सब मतलब जो भी मुझे मिलता है ना, मैं एक एक सेंटेंस नोटिस करती हूँ। मतलब जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ तो एक हफ्ते पहले मैंने मेरे एक सर है मतलब मराठी के, वो मुझे सिखाने के लिए नहीं थे, लेकिन जब फर्स्ट ईयर में हमारा सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट का एक प्रोग्राम होता है हर साल, तो उसमें वो आए थे। तो उन्होंने पूछा था कि आपको क्या क्या आता है। तो मैंने कहा मुझे पिकअप ड्राइव करना आता है, मुझे स्विमिंग करना आता है, मुझे भैंसों का धार मतलब दूध निकालना आता है, और बहुत सारी चीज़ें जो मुझे आ जाती है। मैं ताइक्वांडो खेल सकती हूँ, एकेडमिक्स में अच्छी हूँ। तो वो मेरे कॉलेज के भी नहीं थे, लेकिन मैं उनको याद थी, मैंने जो जो बताया था वो भी याद था उनको, बिकॉज लड़की ऐसी थी कि ध्यान में रहे। उन्होंने कहा, मैंने कहा उनको कि सर, मतलब वो हमेशा इंस्पायर करते हैं कि सर मैं IIT बॉम्बे में जा रही हूँ डिस्ट्रिक्ट सेक्शन। वाह ग्रेट श्रद्धा, और मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया। लेकिन उनका एक सेंटेंस था, आप बहुत बड़ी हो, हमारा यही सपना है, लेकिन जो पहले लोग हैं ना उनको कभी करती है। तो वो माइंड में फिट होगा, ये कभी भी नहीं भूलेंगे। लास्ट में उन्होंने एक ही 2 वर्ड्स है कि श्रद्धा लक्ष्य दे, मतलब ध्यान। तो यस, लक्ष्य दे, सब चीजें देखते हुए कि बहुत बड़ा उन्होंने बिजनेस बनाया है, तो वो इतना इम्पोर्टेंट है कि हम उनकी बातें सीरियसली लें। तो हर किसी से सीखती हूँ जरूर। उस एरिया में आपने क्या क्या चीजें की, क्या क्या कहाँ कहाँ गई है आगे, तो उसके बारे में जरा डिटेल में बताइए बच्चों को कि ऐसे नहीं है कि केवल भैंसों का दूध निकालना है, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री उन्होंने तैयार की है, तो उसके बारे में बताइए। हाँ, या ये सब तो अभी तक बचपन या कॉलेज लाइफ तक ही है, इसके बाद बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। आज मैं 24 ईयर्स की हूँ, मेरा 24 ईयर मतलब कंप्लीट है। तो बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स आए, मतलब कोई भी डेयरी फार्मिंग का प्रोजेक्ट अगर हम विलेजेस में देखें तो सिर्फ डेयरी एंड दूध निकलना और डेयरी पर देना इतना ही लिमिटेड रहता है। हमने वो 0 वेस्ट मैनेज किया है, मतलब जो भी फार्म से जो भी वेस्ट निकलता है, मतलब गोबर हो, गोटे से निकला पानी हो, या फिर स्लरी हो, मतलब जो यूरिन हो, सब चीज़ों का अच्छे से यूटिलाइजेशन किया जाता है। उसमें क्या है, पहला जो स्लरी है, हमारा 1 टन का बायोगैस का प्रोजेक्ट है, उसमें हम अच्छे से स्लरी बनाते हैं, ये जो वेस्ट है सबका गोबर भी डालते हैं, और उससे बायोगैस स्टोर करते हैं। उस बायोगैस से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। हमारे जो भी मशीनरी हमें फार्म पर हम रन करते हैं वो सब उस बायोगैस से चलती है, तो हमारे बिजली की बचत होती है। दूसरा इम्पोर्टेंट, हमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है काम करने के लिए, बिकॉज फार्मर्स को शेड्यूल लाइट होती है, तो फ्लेक्सिबिलिटी आती है। तीसरा हमारा प्लस पॉइंट है बायोगैस के बारे में, वो स्लरी हमारी बेची जाती है। अदरवाइज 99% फार्मर उसको वो फेंक ही देनी पड़ती है, उसका कुछ भी यूज नहीं रहता, मतलब हो ही नहीं पाता इतना ज्यादा। तो वो स्लरी हमारी बेची जाती है, उससे हमें एक इनकम सोर्स मिला। उसके बाद में जो भी बचा हुआ, मतलब जो गोबर बचता है बाहर से भी हमें खरीदना पड़ता है, हम उस पर ट्रीटमेंट करते हैं, उससे हम 3 प्रोडक्ट्स बनाते हैं। पहला जीवाणु जैविक खाद, वो हमारा खुद का प्रोडक्ट है, डंग पाउडर एंड वर्मी कंपोस्ट, वो तो सबको नॉन है। तो ये 3 प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं।
हम 1 टन 2 टन में नहीं चलते, लेकिन आज हम इस स्टेज पर पहुंचे हैं कि अरे 1 साल में 1000 टन 2000 टन इतने हमें परचेस ऑर्डर मिलते हैं। तो वो एक हमारा प्रोजेक्ट हो गया। दूसरा स्लरी का भी है। तीसरा हम ट्रेनिंग लेते हैं, उसमें जो भी मतलब सिंपल कैलकुलेशन क्या करते हैं यूथ कि 10 भैंसे लेंगे, 10 भैंसों का कम से कम 100 लीटर दूध आएगा। 10 लीटर से पीते तो 10 लीटर इंटू 60 करते हैं तो 6000 पर डे। महीने का कैलकुलेट करते हैं 1,80,000 रुपये। 80,000 जाने दो बोलते हैं, वर्कर्स रखेंगे, कोई लेता है तो अराउंड 20 लाख के अराउंड उनको इन्वेस्टमेंट लगता है। तो प्रयास रहता है कि कम से कम इन्वेस्टमेंट करें या फिर सीख के आगे का जो भी करना है वो करें। हमारे अभी सह्याद्री डेयरी करके हमने सब आउटलेट्स खोले हैं। अराउंड 26 ब्रांचेस अभी तक हमने सह्याद्री डेयरी नाम से खोली है, उस पर काम चल रहा है। और भी बहुत ज्यादा हमें डेयरी प्लेटफॉर्म्स पर काम करना है। ये सब करते हुए आपने आपकी पढ़ाई छोड़ी थी, आपने फिजिक्स में मास्टर्स किया है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जब कॉलेज में गई 11वीं 12वीं को, तो पहला था मतलब बच्चों से, बहुत बड़े बच्चे से 10वीं इम्पोर्टेंट है, 11वीं 12वीं इम्पोर्टेंट है। वो बाद में पता चला कि अरे IIT में जाना है तो वो भी मार्क्स काउंट होते हैं। तो वो 12वीं के बाद कुछ जो भी कुछ करना है वो मतलब मस्त उसमें स्टडी करना ही पड़ता है। उन्होंने कहा कि अगर तुमने स्टडी नहीं किया ना मुझे, तो तेरी शादी कर दूंगा। पर इतना गुस्सा आया, उठी घर में गई, जो 11वीं का बुक था वही पढ़ने लगी, बिकॉज तभी 12वीं में जाने वाली थी। 11वीं का ही फिजिक्स का ही बुक पढ़ने के लिए मैंने ले लिया। तो वो एक कभी कभी रहता है ना कि अरे नहीं, पापा कुछ भी कर सकते हैं। फिजिक्स क्यों चुना? फिजिक्स अच्छा लगता था। वैसे तो मुझे 87 ही मार्क्स थे फिजिक्स में, लेकिन केमिस्ट्री में 90 थे। फिर भी मुझे फिजिक्स ही चुनना था बिकॉज मुझे वो अच्छा लगता था। तो चलो ठीक है। बायोलॉजी थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। बायोलॉजी मुझे मतलब एज कम्पेयर टू फिजिक्स थोड़ा सा आसान लगता था। आगे के क्या ड्रीम्स हैं आपके? आगे क्या करना है? ये तो अभी तक शुरुआत ही है, पहला ही ओवर हुआ। मतलब बहुत सारे सपने देखे हैं। एक सपना देखा था कि 5,000 भैंसे करनी है, लेकिन बाद में सोचा कि अकेले 5,000 क्यों करें, हम सब मिल के 5,000 भैंसे करते हैं। तो फार्मर्स के साथ ट्रेनिंग जो है उस माध्यम से जुड़ना शुरू कर दिया और फार्मर्स के साथ काम करने के लिए शुरू किया। तो ये अवेयरनेस भी करना है, अच्छा दूध फार्मर्स तक पहुंचाना है एंड एक शाश्वत मॉडल डेवलप करना है। मतलब उसमें क्या करना है हमें कि आज जो भी मतलब कुछ फार्मर्स है जिनको गाय प्रॉफिटेबल लगती है, कुछ फार्मर्स को भैंसे प्रॉफिटेबल लगती है, तो ये अलग अलग है। लेकिन गाय हो या भैंस, हमें शाश्वतता लानी है उसमें। जो मतलब पिछले दिनों में गाय के दूध का रेट इतना कम हुआ है कि 99% फार्मर्स लॉस में या फिर कर रहे, प्रॉफिट नहीं बना पा रहे, मतलब मिलता जुलता हो रहा है। तो उनको प्रॉफिटेबली कैसे बिजनेस करके हम दे सकते हैं या फिर उनको सिखा सकते हैं, क्या SOPs होनी चाहिए, उस पर आज हम काम कर रहे हैं। एक शाश्वत मॉडल उस इससे बनाना है। आपने इतनी सारी स्टोरियां बताई तो मुझे मेरा बचपन याद आ गया। मैं भी रायगढ़ जिला से हूँ। तो हमारा एक छोटा सा गांव है, मेरे चाचा थे और हमारी 2 भैंसें थी। एक्चुअली एक भैंस थी और उसको बच्चा हुआ, तो भैंस का नाम था चांदी और उसको जो बच्चा हुआ तो उसका नाम था सलमा। क्योंकि उस वक्त एक मूवी आई थी कसम पैदा करने वाली थी और निकाह, तो उसमें मतलब ऐसे कुछ नहीं, लेकिन मेरे चाचा बहुत चाहते थे वो एक्टर को, एक्ट्रेस को, तो उन्होंने उसका नाम रखा था। तो वो सब मुझे सब सारा सीन आ याद आ गया। वो चांदनी को बुला के लाते थे, फिर उसको सलमा को खिलाते थे और वही आगे पीछे रहता था। तो वो सारी एकदम यादगार आ गई। धन्यवाद। आप इन सारी बच्चों को आपने बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज बताई, कुछ एक जिंदगी की तरफ अलग तरीके से देखने का एक
तरीका बताएं। आप सबको मैं एक मैसेज करना चाहूँगी जरूर, बिकॉज ये मेरे एक्सपीरियंस से आया है। जब कभी किसी काम में हमारा नुकसान नहीं हो, फिर भी हम वहाँ शर्मा रहे, तो वो अच्छी चीज नहीं। जहाँ हमारा नुकसान नहीं है, वहाँ जहाँ हमारा खुद का डेवलपमेंट है, वो काम हमें जरूर करना है। जैसे मेरे बारे में हुआ था कि दूध डालने के लिए जाती थी टू व्हीलर पर, सब देखती थी, बहुत शर्माती थी। अरे ऐसे मैं जा रही हूँ, सब मेरे मुझ पर देख, मतलब मुझे देख रहे हैं और ऐसे देख रहे हैं, तो ऐसा लगता था कि अरे मैं ये काम क्यों कर रही हूँ। कोई लड़की टू व्हीलर या बाइक नहीं चलाती थी, मैं दूध भी डालने जाऊँ, बाइक भी चलाऊँ, और बचपन मतलब 11वीं में थी तो ऐसा लगता था। लेकिन बाद में जब पापा के जो फ्रेंड्स थे वो बताते थे की पाटील तुमची मुलगी खरंच खूप चांगलं काम करते बरं का, मतलब पापा को बताते थे कि अरे आपकी बेटी तो बहुत अच्छे से काम कर रही है। तो उससे एक इंस्पिरेशन आया और उसी दिन ठान लिया, जहाँ मेरा खुद का डेवलपमेंट है या फिर मेरा जो इम्पोर्टेंट काम है जिसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है, मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, तो वो काम मैं जरूर करूंगी, वहां मैं कभी भी नहीं शर्माऊंगी। आपको ये मैसेज देना चाहूंगी। उसके बाद में डरना नहीं है कहीं भी, मतलब कोई भी काम हो एकदम डट के हमें खड़े रहना है, वो काम करना है, फिर 100% उसमें देना है। बिकॉज जब जब मैंने मेरा 100% दिया है ना, उसका आउटपुट बहुत ही अच्छा निकल के आया है। तो हमें हमारा मतलब जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा उसमें एफर्ट्स डाल के कोई भी काम करना है, काम में हमें परफेक्शन लाना है। ये मैसेज आप सबको मैं देना चाहूंगी, और आप सबको या यहाँ जो स्टाफ है और आपको भी एक बार जरूर मैं एक विनती करती हूँ कि आप एक बार जरूर फार्म पर आइए। मेरा नाम भार्गवी करंडा है। मेरा क्वेश्चन है कि आपने कितने सारे पैसे खरीदी, आपने कभी गायों के बारे में कुछ। मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ तो सबको पता चले कि आपका नाम भार्गवी है और आपने इतनी सारी भैंसें खरीदी, लेकिन गाय क्यों नहीं खरीदी? आपको क्वेश्चन ध्यान में आया या आपको क्वेश्चन पड़ा, ये बहुत बड़ी बात है। बिकॉज फार्मर्स को ये क्वेश्चन हमेशा आता है, वो हमसे हमेशा पूछते हैं अरे भैंसे ही क्यों। पहला तो भैंसे देसी है, तो उनका जो दूध निकलता है वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है। तर भैंस देसी एनिमल है तो उसका दूध भी अच्छा है। दूसरा जो गाय है, मतलब देसी गाय है, उनका दूध का प्रोडक्शन उतना ज्यादा नहीं आता। कुछ रेयर गाय है उनका आता है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं एज कम्पेयर टू भैंसे। भैंस के बारे में इतना ज्यादा प्रिपरेशन इतना नहीं। बाइट्रोक्स बनाने के लिए भैंस का दूध और ज्यादा लगता है, अच्छा होता है, तो इसलिए भैंस चूज करी। मेरा नाम साक्षी है। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आप अपने एकेडमिक और बाकी सारी चीज़ों को कैसे मैनेज किया है, क्योंकि आप आज यहाँ पे इतना स्ट्रगल करके आप यहाँ इस मुकाम पे पहुँचे हैं, तो आपको कभी आपकी इस जर्नी में लगा नहीं कि हाँ भाई मन में आया तो कहा कि बस छोड़ देना है अभी, ऐसा मन में तो होता ना आता है। ये सच में बहुत बार हुआ है, आज भी होता है कभी कभी, लेकिन वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो कंटिन्यूटी है किसी भी काम में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर वो छोड़ देना बीच में तो हम मतलब जहाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ ऑफकोर्स नहीं आ पाती अगर मैं बीच में छोड़ देती तो। बहुत बार हुआ है, बिकॉज एकेडमिक्स भी मैनेज करना है, वो भी अच्छे से। बिकॉज रहता था कि नहीं आऊंगी तो टॉपर्स के रेंज में आऊंगी, नीचे कभी नहीं। मतलब मुझे बैचलर्स डिग्री के सेकंड ईयर में 75 मार्क्स मिले। क्या कर रही श्रद्धा तुम 75 इतने नीचे? तो फिर इतना स्टडी किया, अगले सेमेस्टर में 90 क्रॉस किया, तो फिर एवरेज हो गया बीच में। तो ऐसा भी होता है कभी कभी। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप एकेडमिक्स में इतने अच्छे थे, तो जब आपने ये बिजनेस स्टार्ट करने का मतलब इसमें आगे बढ़ने का सोचा, तब आपको कुछ लोगों ने तो कहा ही होगा कि आप पढ़ने में इतने अच्छे हैं, तो आपको मतलब किस तरफ के जाना है, कुछ और भी आप कर सकते हैं, तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में जब आप लोगों को किसने कहा होगा? मेरे जो पापा है उनको क्लैरिटी थी, इस वजह से मुझे क्लैरिटी थी मुझे क्या करना है, तो इस वजह से मुझे वहाँ आसानी हो गई। वो हर मतलब जो भी मैं करती हूँ या फिर कर रही थी तो उसमें सपोर्टिव थे,
उनको सिर्फ आज भी एक ही मतलब सेंटेंस रहता है, जो भी करना है वो करो, लेकिन मुझे उसमें मत घसीटो, मुझे उसमें क्या हेडेक नहीं होना चाहिए, जो करना है करो। लेकिन दूसरा पापा का भी जो सपोर्ट था वो हमेशा ही रहा है, तो इस वजह से मन की सुनी, अरे ये करना है। आपको भी शायद ऑनेस्टली बताऊं तो जब बचपन में कहते थे ना मन की सुनो, कुछ समझ में नहीं आता था, अरे कैसे सुनेंगे मन की, और जब जब कभी मन की सुनी ना वो काम गलत ही हो जाता था। फिर बाद में जब मैंने रीडिंग शुरू किया वो सब चीजें, तो ध्यान में आया कि अरे मन की सुनो, आत्म परीक्षण वो जो है वो इम्पोर्टेंट है, ये सब चीजें। तो ये सब एक जर्नी का पार्ट रहा है जो आपका क्वेश्चन है, तो वो हो जाता है, आपको भी शायद डिसीजंस लेने में आसानी हो सकती है उसमें। मेरा विषय है मेरा ये क्वेश्चन है कि मैम आपको सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई कैसे करते होंगे, जैसे कि सुबह जल्दी उठना होगा और काम भी करना होगा, तो आपको पढ़ाई और दूसरा भी काम होगा, जैसे कि खाना बनाना, जैसे कोई घर का काम है, ये सब कैसे मैनेज करेंगे? मुझे पर्सनली क्या लगता है, अगर मुझे काम नहीं रहता ना ये सब, तो मैं टॉप नहीं बन पाती थी। मुझे टाइम कम था, काम था, इसलिए मुझे अवेयरनेस था कि अरे इस टाइम पे नहीं किया ना तो नहीं हो सकता। अगर मुझे बहुत ज्यादा टाइम था ना, हाँ ठीक है चलो 1 घंटे बाद करते हैं, शाम को करते हैं, कल करते हैं, परसों करते हैं, ऐसा हो जाता है नॉर्मली, बराबर हम करते डिले हो जाता है, एग्जाम भी आती है तो होता है वो हंस रही है तो ऐसा हो जाता है। तो मुझे क्या लगता है कि मुझे काम था, इसलिए मैं एकेडमिक्स में अच्छा कर पाई। तो मैंने कभी भी सुबह पढ़ाई नहीं की मतलब अगर पापा ने कभी मुझे उठाया ना 4 बजे, मुझे उठा देते थे, फिर बाहर जाके जो गोनियां वगैरह होती थी उस पे जाके सोती थी। मेरी सुबह कभी भी पढ़ाई नहीं हुई, मतलब हर एक का अलग हो सकता है, लेकिन मैं डेडिकेशन से पढ़ाई करती थी या कुछ सब काम करती थी, इसलिए जो भी टाइम मिलता था मैं उस टाइम में पढ़ाई जरूर करती थी। और मेरा कंसंट्रेशन इतना अच्छा था कि आजू बाजू कुछ भी हो मैं पढ़ सकती थी, वो भी मेरा एक प्लस पॉइंट था, कितने बार शोर हो कुछ भी हो मैं कंसंट्रेट कर पाती थी। तो ऐसी भी बहुत टाइम पढ़ाई की है, कुछ टाइम मतलब ऐसा नहीं था कि अरे एग्जाम से तो चलो आज तुम्हें छुट्टी, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तो एक अवेयरनेस था कि अरे हाँ टाइम कम है, मैं इसी टाइम में पढ़ाई करूंगी तो ही मुझे टाइम मतलब मिलेगा और ज्यादा पढ़ाई करने के लिए। मेरा नाम साक्षी है और मैं आपकी ये पूछना चाहती हूँ कि आप हमेशा बहुत अच्छी, और आपने बताया कि जैसे आपको धीरे धीरे तो आप जो पहले जब छोटी थी तो आपका कोई ऐसा गोल नहीं था पढ़ाई के लिए, जैसे कि हमारा होता है कि डॉक्टर बनना। यस राइट, आपका कोई रोल मॉडल था? हाँ मतलब मेरे भी सपने थे। तो पहले आपके क्या सपने थे? मेरे पापा को कभी कभी लगता था कि अरे इसे डॉक्टर बनना चाहिए, मुझे लगता था कि मुझे पायलट बनना चाहिए, मुझे एयरप्लेन चलाना था, बिकॉज सब गाड़ियाँ मुझे आती थी, ट्रेन और एयरप्लेन बचा था। और वो उन्होंने कहा था ना उनके टीचर ने आपके लिए 5 मिनट हर समय लेट होती थी। यस हाँ, इसीलिए तो मुझे पायलट बनना था। फिर सपने चेंज होते हैं सबके। फिर उसके बाद मुझे ताइक्वांडो खेलना था, ताइक्वांडो में मुझे अच्छा करना था, स्टेट लेवल तक जाना था और मैं गई भी थी स्टेट लेवल पे। फिर कोरोना एंड मतलब वो बंद हो गया, तो वो भी सपना था। लेकिन ये सब लगता था, लेकिन बैक ऑफ द माइंड जो था ना कि अरे कुछ तो करना है, लेकिन सबसे अलग करना है। बहुत छोटी थी उस टाइम का, मुझे पता नहीं, लेकिन शायद होगा डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। लेकिन मेरे थोड़े से अलग थे कि एयरप्लेन चलाऊंगी, फाइटर जेट चलाऊंगी या फिर वैसा कुछ। लेकिन आज जो भी चला रही हूँ, आज भैंसे चला रही हूँ और वो मुझे चला रही है, ऐसा लगता है। आपको एक शायद नोटिस नहीं किया होगा, ये आप बता रही है आपको एक मैसेज कि
जिस चीज में आप लगे रहते हो ना, एक मेडिटेशन की तरह लगता है कि आप भूल जाते हो अपने आप को। तो आपका शायद भैंसों के साथ ये एकदम मेडिटेशन में आप धुन में चले जाते हो। जैसे मुझे भी अच्छा लगता है जब मैं सिखा रहा हूँ बच्चों को, तो ऐसे लगता है कि मैं कंप्लीटली भूल जाता हूँ। तो बहुत ही बढ़िया, धन्यवाद श्रद्धा जी, आप इतनी दूर से यहाँ आए। कल रात आप शायद मिडनाइट तक पहुंच गए ना यहाँ, तो बहुत सारी परेशानियां लेके आपकी भैंसें भी आपको आज के दिन याद कर रही है, मिस कर रही होगी। कहाँ चली गई माता जी, कहाँ चली गई, और क्या सोना जी कहाँ चली गई क्या? तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी बच्चों की तरफ से आपको एक Yes, आपका भी थैंक यू। मतलब जो भी मैंने जर्नी बताई वो आपने एक सेंटेंस में बताई, वो मुझे अच्छा लगा। और आप जो मेडिटेशन कह रही है, शायद वो मेरे बुक पढ़ा था एक जापानी, इकिगाई फ्लो, इकिगाई जापानी में, हाँ। तो फ्लो वो इसमें था। जरूर वो भी उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और एट द एंड आपने मुझे यहाँ बुलाया, मतलब इतना अच्छा इंटरव्यू या फिर ये सेशन हो गया, इसलिए आपका भी आभार। आपने इतने अच्छे से सुना, मुझे क्वेश्चंस पूछे, आपका सबका मैं आभार मानती हूँ। और जरूर आपको एक बार हमारे फार्म पे आना है। थैंक यू।